निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 9 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। मोटर वाहन कानून 2019 निश्चित रूप से केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया एक ठोस कदम है, लेकिन इस कानून को सफल बनाने हेतु सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को व्यापक स्तर पर पहुंचाने की ज़रूरत है, जिसमें सरकार, मीडिया, गैर सरकारी संगठन, आम जनता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पैरा। अतः भारत में सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु अभी तक किए गए विभिन्न सरकारी प्रयासों में सबसे ठोस प्रयास यह नवीन कानून है। लेकिन कोई भी कानून तभी सफल होता है जब सरकार उचित तरीके से इसका क्रियान्वयन करे तथा आम नागरिक भी राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए यातायात नियम कानून का समुचित पालन करें। अतः यह कहा जा सकता है कि आम जनता और सरकार दोनों मिलकर इस सख्त कानून को ईमानदारी से लागू करेंगे, तभी इस कानून के द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सकती है, जिससे अमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। पैरा। सभ्यता की शुरुआत से ही मानव अंतरिक्ष की, विशेषकर चांद की कल्पना करता रहा है। इन रोमांचक कल्पनाओं में चांद कभी अध्यात्म का विषय रहा तो कभी कविताओं और दंत कथाओं का। हमारे देश में चांद से लगाव इतना ज़्यादा है कि आज भी बच्चों को चंदा मामा की कहानी सुनाई जाती है। भारतीय साहित्य में ज्योतिष, कर्मकांड, आचार व्यवहार आदि में चंद्रमा का अति महत्वपूर्ण स्थान है। रात्रि में चंद्रमा की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है, जिसको पृथ्वी पर अनुभव किया जा सकता है। यही कारण है कि चंद्रमा के प्रति जिज्ञासा बढ़ जाती है तथा वैज्ञानिक अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु निरंतर खोज में लगे रहते हैं। पैरा। वर्ष 1992 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा तथा उसने कहा था कि यह एक इंसान के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए लंबी छलांग है। इसके बाद प्रत्येक देश ने चंद्रमा पर जाने का सपना देखा तथा इस सपने को साकार करने हेतु भारत ने सीमित संसाधन क्षमता के बावजूद अतुलनीय साहस का परिचय दिया है तथा वर्ष 2019 तक 2 चंद्र अभियान के साथ अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाकर अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र की श्रेणी में स्थापित कर लिया है, साथ ही विश्व के लिए प्रेरक शक्ति बन गया है। पैरा। भारत में इसरो के द्वारा चंद्रमा पर मिशन भेजने का पहला प्रयास 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-C11 द्वारा चंद्रयान प्रथम को भेजकर किया गया। यह मिशन 29 अगस्त 2009 तक कार्यशील रहा। इस मिशन ने चंद्रमा पर बर्फ के रूप में पानी होने की एक बड़ी खोज की तथा पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। चंद्रमा के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV मार्क 3M फर्स्ट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर इतिहास रच दिया। उल्लेखनीय है कि इसका प्रक्षेपण 13 जुलाई 2019 को ही
किया जाना था, किंतु कतिपय तकनीकी समस्याओं के कारण प्रक्षेपण से कुछ समय पहले ही इसे रोक दिया गया था। 3840 किलोग्राम वजनी चंद्रयान-2 अपने साथ न केवल अत्याधुनिक पेलोड्स को ले गया था, अपितु 125 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें एवं शुभकामना भी ले गया था। इसका प्रक्षेपण श्री हरिकोटा से किया गया। पैरा चंद्रयान-2 अभियान स्वयं में एक अनोखा अभियान था, क्योंकि यह दुनिया का पहला यान था जिसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जा रहा था। इससे पहले चीन के चांगई-4 यान की दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर लैंडिंग की थी। चंद्रमा का यह क्षेत्र अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अनभिज्ञ है। चंद्रमा के अन्य हिस्सों की तुलना में इसके दक्षिणी ध्रुव पर अधिक छाया होने के कारण इस क्षेत्र में बर्फ के रूप में पानी होने की संभावना अधिक है। यदि चंद्रयान-2 यहाँ पर बर्फ की खोज कर लेता तो भविष्य में यहाँ मानव के रुकने लायक व्यवस्था करने की संभावना बढ़ जाती। साथ ही यहाँ बेस कैंप बनाए जाते और अंतरिक्ष में नई खोज का रास्ता खुलता। पैरा चंद्रयान-2 इसलिए भी विशेष है कि इस मिशन में ऑर्बिटर के अतिरिक्त विक्रम लैंडर तथा प्रज्ञान रोवर को चांद पर भेजा गया था। 17 सितंबर 2019 को चंद्रयान-2 से लैंडर को अलग कर इसे चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, परंतु दुर्भाग्य से लैंडर से चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया। लेकिन ऑर्बिटर जो अभी चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है से संपर्क बना हुआ है। पैरा यदि चंद्रयान-2 मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड करता तो भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा राष्ट्र बन जाता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह मिशन असफल हो गया। इसरो के अनुसार चंद्रयान-2 ने अपना 95% काम किया है। तकनीकी रूप से चंद्रयान-2 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ऑर्बिटर 2380 किलोग्राम वजन वाला ऑर्बिटर 1 वर्ष तक चांद की परिक्रमा करेगा। इसमें 8 पेलोड लगे हैं जो अलग अलग प्रयोगों को अंजाम देंगे। यह ऑर्बिटर बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से संपर्क साधने में सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त यह लैंडर के संपर्क में भी रहेगा। यह ऑर्बिटर सूर्य की किरणों से 1000 वाट बिजली पैदा करने में सक्षम है। यह धरती पर सूचनाएं भेजने का कार्य करेगा। 14,701 किलोग्राम वजनी लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। इस पर 3 पेलोड लगाए गए थे। लैंडर विक्रम का कार्य चंद्रयान के तृतीय भाग रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारने का था। रोवर प्रज्ञान का नाम संस्कृत से लिया गया, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। 27 किलोग्राम वजन वाले इस रोवर पर 2 पेलोड लगे हैं। यह 6 पहियों वाला एक रोबोटिक यान है। लैंडर विक्रम तथा रोवर प्रज्ञान में लगे पेलोड्स के माध्यम से चंद्रमा की सतह की ताप भौतिकी, भूकंपन, मृदा की तत्व संरचना आदि का अध्ययन करना था, किंतु लैंडर विक्रम से संपर्क टूट जाने के कारण इस
संदर्भ में स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। पैरा। इस अभियान का सर्वप्रथम उद्देश्य चांद की सतह पर सुरक्षित उतरना और फिर सतह पर रोबोट संचालित करना था। इसका मुख्य उद्देश्य चांद की सतह का नक्शा तैयार करना, चांद पर मौजूद खनिजों का पता लगाना, चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना और किसी न किसी रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाना था। साथ ही चांद को लेकर समझ विकसित करके उसे मानव कल्याण से जोड़ना भी इसका उद्देश्य था। चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौरमंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारी दे सकता है। इस मिशन के द्वारा चंद्रमा की सतह का घनत्व और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है। साथ ही इस मिशन का उद्देश्य ध्रुवों के पास तापीय गुणों, चंद्रमा के आइनोस्फीयर में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा का अध्ययन करना भी शामिल था। पैरा। चंद्रयान-2 चंद्रयान की अपेक्षा काफ़ी बड़ा और भारी मिशन था। इस मिशन में विक्रम लैंडर तथा प्रज्ञान रोवर भी भेजा गया था। चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण GSLV मार्क 2 की जगह GSLV मार्क 3 से किया गया। चंद्रयान-2 वर्ष 2008 के चंद्रयान से कहीं ज़्यादा विकसित था। चंद्रयान-1 का मिशन सिर्फ ऑर्बिटर को चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाना था, जबकि चंद्रयान-2 का लक्ष्य ऑर्बिटर के साथ साथ चंद्रमा की सतह तक पहुंचना और उसकी सतह पर रोवर चलाने का था। इस मिशन के उपरांत भारत का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनने का गौरव प्राप्त करना था। पैरा। यद्यपि चंद्रमा-2 मिशन में लैंडर और रोवर से संपर्क टूट गया, फिर भी अपने वर्तमान स्वरूप में भी यह मिशन अति महत्वपूर्ण एवं लाभदायक सिद्ध हुआ। इस मिशन के द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों के तकनीकी कौशल का सफल वैश्विक प्रदर्शन हुआ है। आज विश्व की नज़रों में इसरो को एक विश्वसनीय अंतरिक्ष संस्थान माना जाता है। इस मिशन ने भारतीयों का आत्मस्वाभिमान बढ़ाया है, साथ ही भावी पीढ़ी को भी यह प्रेरणा प्रदान करेगा। पैरा। इस प्रकार चंद्रयान मिशन को मात्र चंद्रमा के लिए मिशन मानना गलत होगा। चंद्रयान मिशन सुदूर अंतरिक्षीय कार्यक्रम को और अधिक आधार प्रदान करेगा। इस मिशन से भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में और ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा। साथ ही भारत खगोलीय पिंडों एवं उनकी क्रियाविधि का बेहतर अनुमान करने में और अधिक समर्थवान होगा। इस मिशन के द्वारा चंद्रमा का अध्ययन किया जाएगा, जिससे पृथ्वी की संरचना एवं उनकी उत्पत्ति का रहस्य सुलझाने में भी सहायता मिलेगी। चंद्रमा मिशन के आर्थिक लाभ भी हैं। इसके माध्यम से भारत ने सस्ती तकनीक एवं दक्ष तकनीक का प्रदर्शन किया है। इससे अंतरिक्ष बाजार में भारत का कद बढ़ेगा तथा सस्ती सेवाओं के कारण भारत अंतरिक्ष व्यापार का प्रमुख पसंदीदा देश बनेगा। चंद्रमा पर बड़ी मात्रा में खनिजों, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हीलियम-3 है, की भी खोज करेगा। इस प्रकार यदि भविष्य में अंतरिक्ष खनन की संभावना होगी तो भारत काफ़ी लाभ की स्थिति में रहेगा। पैरा। आर्थिक लाभ के साथ साथ चंद्रयान मिशन के राजनीतिक महत्व भी हैं। इस
मिशन से भारत के कद में वृद्धि हुई है। भविष्य में अंतरिक्ष के अधिकार को लेकर यदि किसी प्रकार का समझौता होता है तो उसमें भारत प्रमुख नेतृत्वकर्ता व नीति निर्माता के रूप में होगा। साथ ही भारत की अंतरिक्ष में दक्षता भावी अंतरिक्ष सैन्यकरण की स्थिति में भारत को सुदृढ़ता प्रदान करेगी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि चंद्रयान-2 वर्तमान स्थिति में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह मिशन भारत को न केवल वैज्ञानिक ऊंचाइयों पर ले गया है बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत का कद बढ़ाया है। पैरा नोबेल पुरस्कार एक पुरस्कार ही नहीं बल्कि एक ऐसा सम्मान है जो दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में मानवता के लिए किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह ऐसा पुरस्कार है जिसे पाने वाला तो गौरवान्वित अनुभव करता ही है, साथ ही वह जिस राष्ट्र से संबंध रखता है वह राष्ट्र भी अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है। वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार भारत के लिए काफ़ी गौरवपूर्ण रहा क्योंकि इस वर्ष के अर्थशास्त्र का नोबेल भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो को दिया गया। पैरा नोबेल पुरस्कार की योजना नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू की गई। अल्फ्रेड बर्नोडे नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिन्होंने 1886 में डायनामाइट की खोज की। अल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1895 को अपनी वसीयत लिखी जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट बनाने के लिए अलग कर दिया। सभी करों को काटने के बाद अल्फ्रेड नोबेल की कुल संपत्ति के 94% हिस्से को 5 नोबेल पुरस्कारों की स्थापना के लिए आवंटित कर दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा थी कि इस रकम पर मिलने वाले ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। पैरा अल्फ्रेड नोबेल के इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई तथा वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल होता है। अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्थान के न्यासी होते हैं जिनके द्वारा यह पुरस्कार मिलकर तय किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार सम्मान देने के लिए स्टॉकहोम में समारोह का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य आकर्षण सम्मान प्राप्त व्यक्ति का स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार प्राप्त करना होता है। पैरा पूर्व में नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में असाधारण कार्यों व विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता था। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार
स्वीडिश रिक्स बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1960 में आरंभ किया गया और इसे वर्ष 1970 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। यदि एक पुरस्कार के 2 विजेता हैं तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या यदि 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे और बाकी 2 को बचा हुआ धन बराबर बांट दे। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल्टर्ड को वर्ष 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग हैमर सोल्ड को वर्ष 1961 में दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में उनके प्रयासों और विशेषकर शत्रु देश इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री अबी अहमद अली का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। वह इथियोपिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। व्यक्तिगत रूप से शांति के क्षेत्र में दिया गया यह 100वां नोबेल पुरस्कार है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रियाई मूल के लेखक पीटर हैंडके को दिया गया। पीटर को उनके इनोवेटिव लेखन और भाषा में नवीनतम प्रयोगों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था क्योंकि वर्ष 2018 में नोबेल संस्थान की एक पूर्व सदस्य के पति फ्रांसीसी फोटोग्राफर जया क्लाउड अर्नाल्ट पर यौन शोषण के आरोप लगे थे, जिस कारण स्वीडन की अकादमी को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसलिए वर्ष 2018 के नोबेल साहित्य पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2019 में की गई। वर्ष 2018 के लिए यह पुरस्कार पोलिश लेखिका ओल्गा टोकारजुक को दिया गया। ओल्गा पोलैंड की पहली लेखिका है जिन्हें अपने काम के लिए नोबेल और बुकर दोनों ही पुरस्कार मिल चुके हैं। ओल्गा को जीवन की परिधियों से परे एक कथात्मक परिकल्पना करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2019 के चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से अमेरिका के विलियम कैलिन, ग्रेग एल सिमेंजा और ब्रिटेन के पीटर रेडक्लिफ को प्रदान किया गया। इन वैज्ञानिकों के द्वारा ऑक्सीजन की उपलब्धता समझने और उसके अनुकूल होने पर की कोशिकाओं की क्षमता तलाशी गई। इस खोज से कैंसर के इलाज में सहायता मिलेगी। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2019 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कनाडा मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स पीबल्स और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक मिशेल मेयर और डिडियर केलोज को प्रदान किया गया।
मिशेल मेयर और डिडियर क्वेलोज को सौरमंडल से परे एक ग्रह 51 पेगासी बी की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया, जबकि जेम्स पीबल्स को ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत खोजने के लिए दिया गया। पीबल्स ने अपने कार्य के द्वारा दुनिया को यह समझाने का प्रयास किया कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ। पैरा रसायन का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2019 का रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से अमेरिका के जॉन बी गुड इनफ, ब्रिटेन के स्टैनली विटिंगम और जापान के अकीरा योशिनो को दिया गया। इन वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार लिथियम आयन बैटरी विकसित करने के लिए दिया गया। इनके प्रयास से लिथियम आयन बैटरी की क्षमता 2 गुनी हो गई है। अधिक उपयोगी होने के कारण आज यह बैटरी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयोग हो रही है। 95 साल के गुड इनफ यह पुरस्कार पाने वाले सबसे वयोवृद्ध विजेता हैं। पैरा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को प्रदान किया गया। इन लोगों को यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। वर्ष 1988 में इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ली। वर्तमान में बनर्जी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अभिजीत बनर्जी व उनकी पत्नी डुफ्लो अब्दुल लतीफ़ जमील पावर्टी एक्शन लैब के संस्थापक हैं। पैरा विश्व का सर्वोच्च व सम्मानित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों में कई भारतीयों या भारतीय मूल के लोगों का नाम उल्लेखनीय है। भारतीयों में सर्वप्रथम वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल प्राप्त हुआ। वर्ष 1930 में चंद्रशेखर वेंकटरमन को भौतिकी का नोबेल प्रकाश के रमन प्रभाव सिद्धांत हेतु दिया गया। हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल वर्ष 1968 में दिया गया। वर्ष 1980 में शांति का नोबेल मदर टेरेसा को प्रदान किया गया। इसी प्रकार वर्ष 1985 में भौतिकी का नोबेल सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को नक्षत्रों की सीमा निर्धारण के लिए दिया गया। वर्ष 1990 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। फिर वर्ष 2001 में वीएस नायपॉल को साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया। जलवायु परिवर्तन हेतु शांति का नोबेल वर्ष 2007 में आर.के. पचौरी को दिया गया था। वर्ष 2009 में रसायन का नोबेल राइबोसोम के त्रिआयामी चित्र के लिए वेंकटरमण रामकृष्णन को दिया गया था। वर्ष 2014 में शांति का नोबेल बाल श्रम के विरुद्ध बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया गया। वर्ष
2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल अभिजीत बनर्जी एवं उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो को दिया गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत ने अनेक महान विभूतियों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपनी योग्यता व क्षमता से संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है तथा भारत को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान दिलाई है। स्टॉप।